हेलो एवरीवन। आज की प्रेजेंटेशन और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी चर्चा करने आया हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होने वाली है और जिसका प्रस्ताव आ चुका है, जितना भी स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन है, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या रूल्स आए हैं, क्या पॉलिसीज़ आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उसको लेकर 3 वीडियोस की एक सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जिसका आज थर्ड और लास्ट पार्ट आपके सामने आज लेके आए हैं। जिसको भी फर्स्ट 2 पार्ट्स जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है स्कूल सिस्टम के लिए, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स हैं उसको लेकर, वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देख सकता है और वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकता है। जो दूसरा पॉइंट आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द लेक्चर पैटर्न एंड क्लास पैटर्न। पिछले 1-1.5 सालों से एज इंडिया एंड द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडमिक, तो ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन काफ़ी इफेक्ट हुआ है, एजुकेशन इंडस्ट्री काफ़ी इफेक्ट हुई है। और इस पूरे दौर में एक पॉजिटिव चीज़ ये रही है कि विज्ञान इंस्टीट्यूट को 2020 में हमने बड़े सक्सेसफुली फेरी आउट किया है और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स नॉट ओनली लोकल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं। एंड दो द बोर्ड्स हैव बीन कैंसल्ड दिस ईयर, बट जो प्री बोर्ड्स या यूटीज़ जो इंटरनल एग्जामिनेशंस थे, प्रैक्टिकल्स थे, उसमें students have performed really well and they have come out with flying colors. So हमारा online system of lectures is proving to be equally good for students. So इस year हमारा प्लान ये है कि हम ऑफलाइन एज एज ऑनलाइन मोड पे क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। जब गवर्नमेंट की रूलिंग आ जाएगी, देन जो ऑफलाइन मोड पे स्टूडेंट्स आ सकते हैं वो ऑन ग्राउंड सेंटर आएंगे। लेकिन जो बच्चे दूर दराज के हैं और ऑफलाइन मोड शुरू होने के बावजूद वो आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने में उनको परेशानी होती है, दूर पड़ता है, या इन अ वे दे आर स्टिल थिंकिंग ऑफ टेकिंग प्रिकॉशंस इवन दो द गवर्नमेंट हैज़ ओपन अप क्लासेस। तो ऐसे सिनेरियो में जब गवर्नमेंट क्लासेस ओपन कर देंगी, उसके बावजूद अगर वो हिचकिचा रहे हैं जाने में, तो we got a very good team of faculty members, and from the last year's experience we have come out with this conclusion that our online lectures are equally effective and equally good. So be it class 8th 9th or be it class 11th and 12th, maybe lectures for NEET preparation, we are all set and ready with the online pattern of lectures. So आप सभी से निवेदन है, एंड दीज ऑनलाइन लेक्चर्स वुड बी अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। सो आप सभी से निवेदन है कि इफ़ यू आर फाइंडिंग इट टफ टू रीच आउट फॉर ऑफलाइन मोड्स ऑफ द क्लासेस एंड वी डोंट नो हाउ मच दिस पैंडेमिक इज गोइंग टू स्ट्रेच द डेडलाइन ऑफ ओपनिंग अप ऑफ schools and educational institutions. So in that case आप सभी विज्ञान इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैविंग एडमिशंस फॉर क्लासेस फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। वन ऑफ आवर बैचेस हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्ड अप एंड वी आर गोइंग इनटू द सेकेंड फेज ऑफ एडमिशन, which obviously will have lesser seats and will be filled very quickly. So please don't waste time, and all our contact details have been given in the description box. You can go there and you can contact us via WhatsApp text, via normal plain message text, via emails, via calls, and we are available in the morning as well as in the night as well. And any kind of query can be sent to us and we'll be very happy to resolve all your doubts. Hope to contact you soon, hope to listen from you soon. Let's proceed on with today's presentation. Well, hello friends, विज्ञान इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो आज हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू शेयर द लिंक ऑफ आवर चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोन वंस। दोस्तों, आज हम
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। जस्ट फॉर द क्विक रिकैप, पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट ऑल सब्जेक्ट ऑप्शंस वुड बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स टू चूज़ फ्रॉम, कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स किस किस स्टैंडर्ड पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और स्टडी के पैटर्न को देखते हुए बच्चों के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया गया है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि दोज पीपल हु वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या नियम कानून तथा और क्या प्रावधान लेके आई है। आज पार्ट 3 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स का स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से किस तरह बदलने वाली है, क्या कुछ ऐड ऑन होने वाला है, क्या कुछ स्कूल्स की फंक्शनिंग में इंक्लूड होने वाला है और क्या कुछ डिसॉल्व होके एलिमिनेट होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन 3 मेन पॉइंट्स पे आधारित होगा। द फर्स्ट पॉइंट वुड बी डिस्कसिंग अबाउट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टूडेंट पॉपुलेशन। इस पॉइंट पे हम सोशली और इकोनॉमिकली स्टूडेंट्स को स्ट्रेटा वाइज कैसे डिवाइड किया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अमंग दी स्ट्रेटा जिन तक प्रॉपर एजुकेशन या तो पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे वुड बी रिगार्डिंग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें छोटे और बड़े स्कूल्स सभी इंटरकनेक्टेड होंगे, एजुकेशनल स्टेप्स, एजुकेशनल इंक्लूजन्स, नई नई फैसिलिटीज़ को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकेगा, एंड गुड एंड टैलेंटेड टीचर्स विल हैव एक्सेस टू अ greater number of students. The third point of discussion today would be about the standard of education. इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उन डिपार्टमेंट्स के काम और बेहतर तरीके से कैसे होंगे, जिससे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में एक एलीट लेवल का, एक प्रॉपर लेवल का एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके, एंड ऑल द स्टेप्स दैट वुड मेक श्योर दैट दिस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट अ लेवल एट पार with the highest quality possible, and it should also reach each and every student. भारत में स्टूडेंट्स की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिस तक प्रॉपर एजुकेशन और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। कुल मिलाकर ऐसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के 5 डिविजन्स देखने में आते हैं। पहला डिवीज़न जेंडर बेस्ड हो सकता है, जिसमें जितने भी फीमेल पॉपुलेशन है, जितनी भी गर्ल स्टूडेंट प्रोपोर्शन है उस तक, या ट्रांसजेंडर बच्चों तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंच पाना। जो दूसरा ग्रुप हम देखते हैं वो है सोशो कल्चर बेस्ड। इस ग्रुप में हम माइनॉरिटीज़ और रिजर्व्ड श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स भी इस कैटेगरी में आते हैं जो कल्चर वाइज एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। जो तीसरा ऐसा ग्रुप है वो है ज्योग्राफी बेस्ड। भारत के दूरगामी इलाके, गांव, खेड़े
छोटे शहरों और कुछ बिल्कुल ही अंदरूनी इलाकों तक भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती। ऐसी जगहों पर एक अच्छे स्कूल का कंस्ट्रक्शन या टीचर्स की एक प्रॉपर टीम का पहुंच पाना बहुत बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो चौथा ग्रुप है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, वो डिसेबिलिटी बेस्ड होता है। ये उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करता है जो कि शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी प्रकार से चैलेंज्ड हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था, स्पेशल कोर्सेज होते हैं जिन्हें एजुकेशन की फील्ड में और टीचिंग में की फील्ड को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, सर्टिफिकेशन प्राप्त करनी होती है, सो दैट वो ऐसे चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। जो लास्ट सब ग्रुप इस डिस्कशन में आता है वो है सोशो इकोनॉमी बेस्ड। इस ग्रुप में हम उन स्टूडेंट्स को रखते हैं जो कि या तो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, डेली वेज वर्कर्स के बच्चे हैं, या फिर भारत के द्वारा झेली जा रही एक बड़ी समस्या जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर चाइल्ड बेगिंग के केसेस सामने आते हैं, ऐसी श्रेणियों में आने वाले बच्चों को ये ग्रुप एड्रेस करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ स्टेप्स लेकर आएगी जिससे ऐसे बच्चों तक भी शिक्षा पहुंचाने में सहायता होगी। जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, टीचर्स और काउंसलर्स की एक टीम प्रिपेयर करना जो कि बच्चों से इंटरेक्ट करेगी, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन करेगी और उन्हें मेंटली प्रिपेयर करेगी सो दैट वो अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ पाएँ। कुछ स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बांटे जाएंगे। ये पूरे देश में वो स्थान होंगे जहाँ पर अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को पहुँचा पाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स को सेटअप कर पाना, फैकल्टी टीम्स को पहुँचा पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे में कुछ स्टेप्स जैसे कि एजुकेशन सेंटर्स के आसपास ही फैकल्टी मेंबर्स का सेटलमेंट ऑप्शन, उनकी फूडिंग और लॉजिंग का इंतज़ाम, जैसा कि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे। जेंडर इंक्लूजन फंड का भी एक आरंभ किया जाएगा। ये वो फंड होंगे जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स जिनको आर्थिक तंगी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें आर्थिक तौर पर सरकार की ओर से सहायता इन फंड्स के द्वारा मिल पाएगी। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आते हैं उनके लिए स्पेशली फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़, फूडिंग फैसिलिटीज़ का प्रावधान किया जाएगा, प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि उनके रहने, खाने तथा पढ़ने का एक ठीक प्रकार से सुचारू रूप से प्रबंध किया जा सके। जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो फिज़िकली या मेंटली किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसे बच्चों तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए कुछ टेलर मेड मेथडोलॉजीज़ होंगी, कुछ प्री स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड्स होंगे, टीचिंग सिस्टम्स होंगे, टीचिंग वेज होंगे, जिनकी मदद से ऐसे बच्चों को भी शिक्षित किया जाएगा बड़ी सरलता से। जैसा कि भाग 2 में हमने चर्चा की थी, कुछ ऐसे टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स ऐसे बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे जिन्होंने
बाकायदा सर्टिफाइड कोर्सेज कर रखे होंगे और जो सर्टिफाइड होंगे ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए। कुछ एजुकेशनल मॉड्यूल्स एंड स्टडी मटेरियल जैसे कि साइन लैंग्वेज का मॉड्यूल वो NIOS द्वारा तैयार किया जाएगा और वे बच्चे जो किसी भी प्रकार से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक आ पाने में असमर्थ हैं, सरकार की ओर से उनको घर पर ही टीचर्स की एक टीम मुहैया करवाई जाएगी सो दैट उन तक एजुकेशन घर पर भी पहुंचाया जा सके और वो किसी भी तरीके से मुख्य धारा से अलग ना हो। परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा जो कि सारे मापदंड तय करेगा, अलग अलग एजुकेशनल मॉड्यूल्स के जो स्टडी मटेरियल है उसको फॉर्मुलेट करेगा और सभी स्टेप्स जो ऐसे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए जा रहे हैं उनका एक प्रॉपर स्कैनिंग इस नेशनल असेसमेंट द्वारा किया जाएगा। जो आज का दूसरा बिंदु है चर्चा का वो है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। ये सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लिया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली छोटे तथा बड़े स्कूल्स का एक ग्रुप होंगे, एक इंटरकनेक्टेड ग्रुप जिसमें विभिन्न शिक्षा संबंधी गतिविधियां जैसे कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स या methodologies का एक्सचेंज, डिस्कशन ओवर हाउ टू हैंडल क्लासेस एंड हाउ टू डिलीवर लेक्चर्स एंड डिलीवर टॉपिक्स टू द स्टूडेंट्स, इस पे अच्छी चर्चा हो सकेगी। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का होगा वो होगा फैकल्टी शेयरिंग का। मतलब यदि किसी एक विद्यालय में कोई एक अध्यापक किसी एक विषय का अच्छा ज्ञाता है तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के इस क्लस्टर में, इस ग्रुप में एक से अधिक शिक्षा संस्थानों में भी वो अध्यापक जाकर बच्चों तक उन लेक्चर्स को, उन टॉपिक्स को डिलीवर कर सकता है। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से सामंजस्य बिठाना और फैसिलिटीज़ को, फैकल्टीज़ को, मेथडोलॉजीज़ को शेयर करने का एक माहौल तैयार होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की सारी फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा देखी जाएगी। अगर हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के काम करने के तौर तरीके पर ध्यान दें तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म वर्किंग प्लान पर काम करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान सालाना होगा, साल भर के लिए होगा और लॉन्ग टर्म प्लान 2 या 3 सालों के लिए होगा। ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के क्लस्टर प्लान्स हैं इनमें हर प्रकार का वर्णन होगा, अर्थात कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या स्कूल्स का निर्माण कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, टीचर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस किस तरीके से होंगे, उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स और उनकी वर्किंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स अलग अलग स्कूल्स में लिए जा रहे हैं और ओवरऑल स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में लिए जा रहे हैं। जो BEO है वो इन सभी प्लानर्स को एग्ज़ामिन करेगा और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इनोवेशंस हैं, क्या क्या आइडियाज़ अलग अलग स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस लेके आ रहे हैं, इन सभी की रिपोर्टिंग वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो एक केंद्र का विभाग है उसे भेजेगा। जो BEO और सेंटर हैं दैट इज़ DSE और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये इन सभी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सहायता भी करेंगे उनके प्लानर डिसाइड करने में, और किस तरीके से कौन सी फैसिलिटी या कौन सा सिस्टम या कौन सी एजुकेशनल इंक्लूजन एजुकेशनल स्टेप किस प्रकार से लिया जाए, इसमें भी केंद्र स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की सहायता करेगा। और इन सभी प्लान्स के फाइनलाइज होने के बाद आर्थिक तौर पर या किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में जिस प्रकार की सहायता स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को चाहिए होगी वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जो थर्ड पॉइंट आज की प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स के बारे में होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस द्वारा फॉलो किए जाएंगे, जिसकी सहायता से बच्चों तक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बेटर वे में पहुंच सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट भाग इस पॉइंट से निकल कर ये आता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल विभाग जो होंगे उनका हस्तक्षेप स्कूल्स और स्कूल्स की फंक्शनिंग में कम होगा। ऐसे में स्कूल्स के नियम कानून, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के नियम कानून और पॉलिसीज़ का आइडिया स्कूल प्रशासन के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो इन पॉलिसीज़ का सुपरविज़न करेंगे और इनको जांचेंगे। जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है वो सारे पैरामीटर्स तय करेगी, सारे नियम कानून तय करेगी, और ये एक्सपेक्टेड होगा कि निजी तथा सरकारी विद्यालय इन नियमों का पालन करें। इसके अतिरिक्त SSSA एक वेबसाइट भी मेंटेन करेगी जिसकी सहायता से बच्चों से मिले फीडबैक के हिसाब से और जो भी नए नए प्रावधान या प्रोसेसेस स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस द्वारा टेकअप किए जाएंगे उन सब की जानकारी आम जन तक साझा की जा सके। NCERT एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तय करेगी जो कि विषयों की गुणवत्ता, क्या पढ़ाया जाएगा, किस हिसाब से एजुकेशन बच्चों तक इम्पार्ट की जाएगी, इसके बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी और रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करेगी। स्कूली प्रशासन को थोड़ा लचीलापन दिया जाएगा। स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनके सेफ्टी मेजर्स के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार अब स्कूल प्रशासन को अधिक होगा। और क्या सभी स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस इन नियमों का, इन पॉलिसीज़ का ठीक से पालन कर रहे हैं, इस बात का पता नेशनल असेसमेंट सर्वे और स्टेट असेसमेंट सर्वे द्वारा लगेगा। राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ये असेसमेंट सर्वे चलेंगे जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि जो भी नियम कानून, जो भी पॉलिसीज़ लागू की गई हैं, क्या उनका पालन सुचारू रूप से चल रहा है। आशा है कि आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी लाभ हुआ होगा। जो भी नया व्यक्ति हमारे चैनल को और हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहा है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल with all your friends and known ones. Thank you.